जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी, टॉपिक रहेगा अकबर। जैसा कि हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, मध्यकालीन भारत में आपका बाबर पढ़ा दिया, हुमायूं हो गया, और इसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में भी डिस्कस किया था। और जो भी उसमें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको भी चर्चा किया था। तो आज की क्लास में टॉपिक रहेगा अकबर, एक परिचय। मतलब शॉर्ट में अकबर के बारे में समझेंगे। और इसमें जो परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो परीक्षाओं में एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पॉइंट को लेकर, बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो लोग भी चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल पे बराबर बने रहें, नोट्स बनाते चलें और वीडियो को देखें। एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी पर लगे रहें। आइए बात करेंगे अकबर, एक परिचय। तो बात करते हैं, अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और ये अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और जब हुमायूं शासक था तो हुमायूं ने अपने वजीर को, बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर रखा था। तो इस समय भी जब अकबर शासक हुआ था तो इसका ये वजीर बना था बैरम खां, और संरक्षक था बैरम खां, जिसको खाने खाना की अकबर ने उपाधि दी थी। इसके बाद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर साल के महल में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में, वहां राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, और इनकी माता के साथ इनकी एक ढाई माँ थी, महम आनगा। इसके बाद अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था और बैरम खां के संरक्षण में हुआ था। किसने किया था? मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। फिर से देखिए, अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पे 14 फरवरी 1556 को बैरम खां के संरक्षण में मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। इसके बाद अकबर के पुत्र थे सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, दानियाल, मुराद, ये 3 पुत्र थे। ढाई माँ जैसा बताया, महम अनगा। और जो 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी का जो समय था, जिसको इतिहास में अकबर के जो भी इतिहास है अकबर का, उसके इतिहास में जो 2 वर्ष का जो समय था, उसके शासन का समय में पर्दा शासन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ये 2 वर्ष का नाम 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी के समय पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार के नाम से प्रचलित हुआ, चला, नाम दिया गया। क्योंकि इस अकबर के समय में जो शासन में 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी का जो समय था, इसमें वर्चस्व महम अनगा का हो गया था। और सारा सब कुछ शासन की, मतलब शासन पर जो भी वर्चस्व था, शासन पर जो नियंत्रण था, वो इनका हो गया था, महम अनगा। इसीलिए इतिहासकारों ने 1560 ईस्वी से 1562 ईस्वी का समय पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार के नाम से नाम दे रखा, इतिहासकारों ने नाम दिया। इसके बाद अकबर की सैनिक अभियान देखते हैं। इसके बाद साम्राज्य नीति देखते हैं। तो पहले बात करते हैं अकबर की सैनिक उपलब्धियां, सैनिक विजय में सबसे पहले आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हेमू और अकबर के बीच होता है। हेमू समझिए हिंदू था, और ये आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। हेमू, इसने आगरा पर अधिकार किया। आगरा पर अधिकार हो जाने के बाद ये दिल्ली की तरफ बढ़ा, और दिल्ली का शासक, जो दिल्ली का सूबेदार था, तारदी बेग, उस पर आक्रमण करता है। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को उस पर आक्रमण करता है और तारदी बेग को पराजित करता है हेमू, और दिल्ली पर अधिकार करता है। दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद दिल्ली की हेमू का अधिकार हो जाता है, और हेमू की ताकत और उसकी सैन्य शक्ति, सैन्य कुशलता को देखकर संभल का जो सूबेदार होता है, अली कुली खां, वो उसके भय से भागकर पंजाब चला जाता है। इस प्रकार हेमू का आगरा, दिल्ली और संभल पर अधिकार हो जाता है, और दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला, दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद हेमू अपने को वहां का स्वतंत्र शासक घोषित करता है, और दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू होता है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां शासक था। इससे पहले 13 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अंतिम हिंदू शासक
जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी हेमू। कौन से नंबर का था? 14वां नंबर का शासक था। और दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। ये पॉइंट पूछे जाने वाले हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद जब ये दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है और स्वतंत्र शासक अपने को घोषित करता है, तब पानीपत के मैदान में फिर हेमू और अकबर की सेना का आमना सामना होता है। पानीपत ऐतिहासिक रणभूमि बन जाती है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर की सेना के आमने सामने होता है। आमने सामने होती है सेना पानीपत के मैदान में। और जब हेमू अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा होता तो हाथी पर बैठ के सेना का नेतृत्व करता, अचानक से एक तीर हेमू की आंख में लगता है। हेमू गिर जाता है, जमीन पर युद्ध स्थल पर गिर जाता है, जिससे उसकी सेना को लगता है कि हेमू युद्ध में मारा गया और उसकी सेना में अफरा तफरी मच जाता है। इस स्थिति का अकबर की सेना फायदा उठाती है और अकबर का जो सेना मंत्री होता है वो हेमू को पकड़ के अकबर के सामने लेकर आता है, जहां पे अकबर बैरम खां के कहने से हेमू का कत्ल कर दिया जाता है, सरकलम कर दिया जाता है। इस प्रकार पानीपत की विजय अकबर की होती है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में जीत अकबर की होती है। इसके बाद तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा नामक स्थान पे अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां और अकबर के आमने सामने सेना युद्ध होता है और बैरम खां को अकबर बैरम खां को क्या कहते हैं क्षमा करके मक्का जाने के लिए भेज देता है। और रास्ते में इसलिए 1560 ईस्वी में इसे तिलवाड़ा का युद्ध कहा जाता है। और बैरम खां जब मक्का जा रहे होते तो रास्ते में ही एक अफगान के द्वारा इसकी बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। तो ये बैरम खां, ये थे इनके मतलब युद्ध थे। इसके बाद साम्राज्य के विस्तार नीति पर किए गए युद्ध आक्रमण। तो साम्राज्य विस्तार नीति में सबसे पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा पे अकबर ने किया था। 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया अकबर ने और मालवा का शासक बाज बहादुर था। मालवा का शासक बाज बहादुर था। युद्ध में पराजित होता है बाज बहादुर और बाज बहादुर की रानी रूपमती, जो कि एक बहुत सुंदर और रूपमती नारी थी, इसलिए रूपमती नाम था इनका। इन्होंने जब उसका शासक बाज बहादुर पराजित हो जाता है तो ये रूपमती जहर खाके अपने सतीत्व की रक्षा करती है। और बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो समाधि है वो उज्जैन में है। बाज बहादुर और रानी रूपमती की समाधि उज्जैन में है। इसके बाद दूसरा आक्रमण 1561 में चुनार पे करते हैं। चुनार के किले को पर अकबर का अधिकार हो जाता है। इसके बाद 1562 ईस्वी में आमेर की अधीनता और मेवाड़ पर अधिकार। ये कैसे होता है समझिए। जब अकबर 1562 ईस्वी में अकबर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहे होते हैं, तब रास्ते पर आमेर के राजा भारमल इनसे अकबर से आकर भेंट करते हैं और इनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री जोधाबाई के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे अकबर स्वीकार कर लेते हैं। इस क्रम में राजा भारमल अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह सांभर नामक स्थान पर फरवरी 1562 ईस्वी में अकबर से करते हैं और मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए 1562 ईस्वी में आमेर और मेवाड़ पर भी अधिकार हो जाता है अकबर का। इसके बाद 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण। गोंडवाना जिसकी राजधानी जबलपुर के निकट चौरागढ़ थी। चौरागढ़ के मैदान पे चौरागढ़ की जगह जबलपुर के निकट चौरागढ़ में गोंडवाना की रानी दुर्गावती, जो संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी, अपने पुत्र वीर नारायण जो कि महोबा के चंदेल शासक की रानी थी गोंडवाना, और रानी दुर्गावती जो अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन का संचालन कर रही थी। जबलपुर के निकट चौरागढ़ में अकबर की सेना का सामना होता है और ये तीरों से घायल हो जाने के बाद ये अपने आप में अपने हाथ से अपने ही को छुरा भोंक के अपनी हत्या कर लेती है रानी दुर्गावती, क्योंकि मुगलों के हाथ न लगे इसलिए तीरों से घायल हो जाने के कारण रानी दुर्गावती अपने हाथ से अपने को छुरा मार के अपनी हत्या कर लेती है। इस प्रकार गोंडवाना में भी अकबर का अधिकार हो जाता है और वीर नारायण की फिर अकबर हत्या कर देता है। इसके बाद 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़ की विजय अकबर के लिए एक धब्बे के रूप में जानी जाती है। इतिहास में एक धब्बे के नाम से लिखा गया है इस चित्तौड़ की विजय। क्योंकि देखिए चित्तौड़ का शासक राणा उदय सिंह होता है। उदय सिंह
23 अक्टूबर 1567 ईस्वी पर चित्तौड़ पर अकबर आक्रमण करता है और उसका सामना राणा उदय सिंह से होता है। उदय सिंह अकबर की सेना का डटकर मुकाबला करता है, किंतु स्थिति के कारण वो अरावली की पहाड़ियों के जंगल में छिप जाता है और किले का, चित्तौड़गढ़ के किले का दायित्व तो जयमल और फतेह सिंह, जिनको फत्ता सिंह के नाम से भी जाना जाता है, फतेह सिंह को सौंपकर अरावली की पहाड़ियों के जंगलों में छिप जाते हैं। और जयमल और फतेह सिंह, जो फत्ता सिंह के नाम से, ये वीरता से अकबर की सेना का सामना करते हैं और अंत में ही पराजित हो जाते हैं। खैर तभी राजपूत स्त्रियों ने वहां पे जौहर करते हैं, ये दूसरा जौहर होता है। तब राजपूत स्त्रियों ने वहां पे चित्तौड़गढ़ में फिर जौहर करते हैं और अकबर, जब ये जयमल और फत्ता सिंह अपनी वीरता से, पराक्रम से अकबर की सेना का सामना कर रहे थे, तो अकबर चित्तौड़ पर खूब कत्लेआम करता है और अंत में पराजित हो जाते हैं। लेकिन अकबर की पहली और अंतिम निर्दयता थी ये, चित्तौड़गढ़ पर जो कत्लेआम अकबर करता है, ये अकबर का पहला और अंतिम निर्दयता थी, जो इतिहास में अकबर के नाम पर एक धब्बा है। मतलब इतने कत्लेआम करता है, कहते हैं राजपूत स्त्री बच्चों सबका इसने कत्लेआम किया, जो राजपूत स्त्रियां किले में थी उन्होंने जौहर कर लिया था। और इस प्रकार अकबर की पहली और अंतिम निर्दयता थी, मतलब इतनी निर्दय पूर्वक हत्या करना ये अकबर की पहली और अंतिम थी, जो कि अकबर के नाम पर एक धब्बा है। इसके बाद अकबर ने जयमल और फत्ता सिंह की वीरता से प्रभावित होकर, अकबर जयमल और फत्ता सिंह की, फतेह सिंह की वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के मुख्य द्वार पर हाथी सवार इनकी प्रतिमा बनाई थी। और अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा जारी किया था, फतेहनामा जारी किया था। फतेहनामा किस उपलक्ष्य में जारी हुआ था? अवसर पे चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतेहनामा अकबर ने जारी किया था। फिर 1572 ईस्वी पर गुजरात पर आक्रमण होता है। 1572 ईस्वी पर गुजरात पर आक्रमण, गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय होता है और अकबर के गुजरात विजय के दौरान, जब अकबर गुजरात पर आक्रमण करता है, उस दौरान ही अकबर पहली बार समुद्र के दर्शन करता है, समुद्र को देखता है और पुर्तगालियों से भेंट होती है। इस अभियान में अकबर ने पहली बार समुद्र के दर्शन कब किया, समुद्र को कब देखा था? गुजरात विजय अभियान, गुजरात पे आक्रमण के दौरान देखा था। पुर्तगालियों से पहली बार अकबर ने कहां भेंट की थी? गुजरात आक्रमण के दौरान भेंट की थी। अकबर ने गुजरात विजय के अवसर पर गुजरात पे आक्रमण करता है, गुजरात पे अपना आधिपत्य करता है और गुजरात विजय के अवसर के दौरान या उस पर जीत हासिल हो जाने के अवसर पे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाता है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कौन करता है? अकबर करता है। इसके 1576 ईस्वी में अकबर ने दाऊद खान को पराजित किया और उत्तर भारत से अंतिम अफगान को, अंतिम पंजाब में था, अंतिम अफगान को शासक, अफगान शासक का अंत कर देता है। इसके बाद 1581 पर काबुल पर आक्रमण करता है, काबुल को अपने अधिकार में लेता है और अकबर का ये काबुल पर अधिकार, ये भारत, ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगर में कदम रखा था। इसी प्रकार कंधार प्रांत भी पहली बार अकबर के समय 1595 ईस्वी में मुगल आधिपत्य में आया था। तो काबुल और कंधार, काबुल ये पहला अवसर था जो जब किसी शासक ने, भारतीय शासक ने काबुल के ऐतिहासिक नगर में कदम रखा। कांधार प्रांत भी पहली बार अकबर के समय 1595 ईस्वी में मुगल आधिपत्य पे आया था। इसके बाद 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, जो सबसे इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को राणा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना का आमना सामना हुआ था। इधर महाराणा प्रताप थे और अकबर की तरफ से आशफ खां और मान सिंह अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया, छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया और छापामार युद्ध पद्धति के कारण, युद्ध नीति के कारण ही महाराणा प्रताप ने मेवाड़ और रणथंभौर और कुछ क्षेत्र विजित किए थे, जीते थे। और ये हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध हुआ था। अनिर्णायक, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे तब तक ये क्या कहते हैं, छापामार युद्ध पद्धति से जो भी खोए हुए क्षेत्र थे उसको जीतते गए। मेवाड़ और रणथंभौर, राजपूताने, जो भी राज्य थे, जो भी जिले थे, वहां के शहर नगर थे, जगह क्षेत्र थे, उनको छापामार युद्ध पद्धति से महाराणा प्रताप जीतते रहे। और इनको, मान सिंह को फिर अकबर ने वापस बुला लिया था आगरा। इसलिए ये हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे तब तक छापामार युद्ध पद्धति से अपने खोए हुए
क्षेत्रों को प्राप्त करते रहे महाराणा प्रताप। मुगलों के नाक में दम कर रखे इन्होंने। इसके बाद 19 जून 1597 ईस्वी को 19 जून 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कुछ अकबर के दक्षिण अभियान दक्षिण भारत की तरफ भी गए, जैसे खानदेश, बरार। तो उसमें से दौलताबाद शासक चांद बीबी थी। 1599 पर इस पर आक्रमण करते हैं, चांद बीबी को पराजित करते हैं और दौलताबाद पर भी अधिकार हो जाता है। खानदेश पर भी अकबर का अधिकार होता है। इस प्रकार अकबर का अंतिम आक्रमण 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर होता है। असीरगढ़ शासक मीरन बहादुर होता है और यहाँ पर कहते हैं कि अकबर रिश्वत देकर इस पर जीत हासिल करते हैं। अकबर यहाँ पर असीरगढ़ की जो जीत होती है अकबर की, वो एक रिश्वत देकर उस पर जीत हासिल करते हैं, जीत प्राप्त होती है 1601 की, और ये अंतिम जीत होती है, अंतिम आक्रमण होता है असीरगढ़ के पर अकबर का, और यहाँ रिश्वत देकर वो वहां पे असीरगढ़ का किला ये जीतते हैं। तो ये अकबर के साम्राज्य विस्तार नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं अकबर के असैनिक कार्य। ये थे सैनिक कार्य, इसमें सेना को लेकर अकबर ने कार्य किए, तो ये सैनिक कार्य समझो या साम्राज्य विस्तार नीति समझिए। इसके बाद अब बात करते हैं अकबर के असैनिक कार्य। अकबर के असैनिक कार्य, तो देखिए असैनिक कार्य वो थी, आपसे अभी चर्चा की आपने, सैनिक कार्य देखे, साम्राज्य विस्तार नीति देखी। अब बात करें असैनिक कार्य। तो पहला इसमें 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। जो तीर्थ यात्रा कर लगता था साधुओं संतों पर, जो तीर्थ यात्रा कर प्रयाग या बनारस जैसे स्थानों पर तीर्थ करने पर जो कर लगता था उसको समाप्त किया। इसके बाद 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1571 ईस्वी में, और 1575 ईस्वी में इस फतेहपुर सीकरी का जब निर्माण हो गया तो उसमें एक इबादत खाने का निर्माण कराया था, जिसको धर्म संसद कहा गया। धर्म संसद का निर्माण, जिसको प्रार्थना भवन या इबादत खाना या धर्म संसद का नाम दिया गया था। 1575 में निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। 1578 ईस्वी में इस इबादत खाना या धर्म संसद में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति दे दी। 1578 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया था, धर्म संसद में सभी धर्मों को आमंत्रित किया, प्रवेश की अनुमति दी। 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की, और स्मिथ ने जो मजहर की घोषणा की थी उसे स्मिथ ने इनफेबिलिटी डिक्री कहा है, इनफेबिलिटी डिक्री कहा है। 1582 ईस्वी में एक दीन इलाही तौहीद इलाही का स्थापना की, एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही या तौहीद इलाही। और 1582 ईस्वी में टोडरमल द्वारा दैशाला बंदोबस्त व्यवस्था चलाई गई थी। और 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया गया था, जब ये इलाही तौहीद इलाही नामक धर्म चला, स्थापना की, नए धर्म की स्थापना की। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, याद रखिएगा, दीन इलाही या तौहीद इलाही नामक धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू आपके महेशदास बीरबल थे। बीरबल का उपनाम महेशदास था। और इलाही संवत 1583 ईस्वी में अकबर ने चलाया। अकबर के 9 रत्न में अबुल फजल, बीरबल जिनका उपनाम महेशदास था, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन जिनका मूल नाम रामतनु पांडे था, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे, बीरबल का मूल नाम महेशदास। बहुत पूछा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और फैजी, ये अकबर के 9 रत्न थे। अब बात करें संगीतज्ञ। अकबर के समय संगीतज्ञ तानसेन, बैजू बावरा और बाबा रामदास थे, ये संगीतज्ञ थे उस समय के। अकबर ने क्या क्या वास्तुकला में निर्माण कराया है? अकबर का किला अकबर ने निर्माण कराया, और अकबर के किले के अंदर जहांगीरी महल और अकबरी महल का निर्माण अकबर ने कराया। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का महल, जोधाबाई का महल, पंचमहल, बीरबल का महल, दीवाने आम, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में ही, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, मरियम की कोठी और जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण इस फतेहपुर सीकरी में ही करवाया था। इसके बाद समकालीन, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे और उन्होंने क्या ग्रंथ लिखा? तो सबसे पहला इतिहासकार जो उसके दरबार में था अबुल फजल, अकबरनामा और आईने अकबरी। निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी, बदायूं ने मुंतखब उत तवारीख, हिंदू बेग फरिश्ता ने तारीखे फरिश्ता लिखा।
इसके बाद जब अकबर ने यहाँ पे इबादत खाना धर्म संसद का निर्माण कराया था, तब एक अकबर ने धार्मिक नीति का संचालन किया। और अकबर की धार्मिक नीति का जो मूल उद्देश्य था वो सार्वभौमिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों में सहिष्णुता, आपस में सामंजस्य, मिलजुल कर रहे, इसलिए यहाँ पे सभी धर्मों को आमंत्रित किया था, धर्म संसद में प्रवेश दिया था। तो धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था। और जो धार्मिक नीति पर अकबर की जो धार्मिक नीति के जो विचार थे उस पर सबसे अधिक प्रभाव उसके शिक्षक अब्दुल लतीफ के विचारों पर असर था, प्रभावित था। अपने शिक्षक अब्दुल लतीफ के विचारों से प्रभावित होकर उसने धार्मिक नीति और कुछ सूफी मत के विचार थे, उससे प्रभावित होकर धार्मिक नीति का उसने संचालन किया था और उससे प्रभावित था। ये उसमें विचारों से प्रभावित होकर उसमें नीतियों को पालन करता था, उस नीति में लाते थे अपने शिक्षक के विचार और सूफी मत के विचारों को अपने धार्मिक नीति में लेके आते थे। इसके बाद इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति, अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इसके बाद अकबर की सूफी मत में आस्था होने के कारण वो चिश्ती संप्रदाय को उसने आश्रय दिया। सूफी मत में ज्यादा विश्वास रखता था और सूफी मत में आस्था ज्यादा होने के कारण उसने चिश्ती संप्रदाय को आश्रय दिया, क्योंकि अकबर शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था। सॉरी। इसके बाद इबादत खाना जो धर्म संसद बनाया था, इसने बताया आपको अपने कि इबादत खाना में सभी धर्मों को प्रवेश इसने दिया, आमंत्रित किया, सभी धर्मों को आमंत्रित किया। तो उसमें हिंदू धर्म से देवी और पुरुषोत्तम ने भाग लिया, जैन धर्म से हरि विजय सूरी, अकबर ने हरि विजय सूरी जैन धर्म के संत थे, ये इनको जगत गुरु की उपाधि दी। इसके बाद जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। इसके बाद जैन धर्म से विजय सेन आदि संतों ने जैन धर्म से प्रवेश लिया था। फारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा, फारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा। ईसाई धर्म से एकाबीवा और मोंसेराट ने इबादत खाना में प्रवेश दिया था। एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट से, अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार अकबर के दरबार में आया था। ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार अकबर के दरबार में आया और 1580 ईस्वी में इस जेसुइट मिशन का नेतृत्व फादर एकाबीवा ने किया। जेसुइट मिशन का नेतृत्व फादर एकाबीवा ने किया, जो अकबर के दरबार में आया था। इस प्रकार यह था अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को होती है। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है अकबर की। तो ये आपका अकबर एक परिचय हो गया, आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सैनिक कार्य किए, जो प्रशासनिक कार्य किए, जो असैनिक कार्य किए, उन सब के बारे में पूरा डिस्कस किया गया और परीक्षा उपयोगी बिंदु भी डिस्कस किए गए, महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको डिस्कस कर दिया है। पॉइंट नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।